गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 21 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ट्रम्प गवर्नमेंट हाइक्स H1B वीज़ा फीस टू $1 लाख। तो यूएस जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने H1B वीज़ा फीस को जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। पहले जो फीस लगभग 2,000 से जो है $4,000 थी, अब उसको बढ़ाकर जो है लगभग $1 लाख कर दिया है, यानी 90 लाख रुपए के आसपास कर दिया है। यही फीस पहले जो है 1.5 से 4 लाख रुपए थी। और इससे जो स्किल्ड इंडियन वर्कर्स हैं, उनको यूएस में जाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग H1B वीज़ा पर जो है वापस यूएस जाना चाहते हैं, उनके लिए अब नए रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है कि जो H1B वीज़ा है, उसकी वजह से अमेरिकन वर्कर्स जो है उनको कम सैलरी पर रखा जा रहा था, और ये उनके लिए इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि स्किल्ड लेबर एक्सचेंज दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल रहा है, और इंडिया ने इसको एक प्रेशर टैक्टिक्स के जैसा माना है, जो ट्रम्प ने जो है ट्रेड टॉक से पहले लगाया है। और 22 सितंबर को जो है इंडिया और यूएस ट्रेड पैक्ट पर बात होगी, यानी कि कल। और यानी कि सीधा आईटी प्रोफेशनल्स और उनके फैमिलीज के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला है, और इंडिया इसको नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बोलना है कि जो है इंडिया का सबसे बड़ा जो एनिमी है, वो कोई देश नहीं बल्कि जो है दूसरे देशों पर डिपेंडेंस है। और 140 करोड़ लोगों की सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जीना है। तो 2047 तक 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनना होगा। और उन्होंने बोला कि हर दुकान पर स्वदेशी प्रोडक्ट बिकने चाहिए, चिप्स हो या शिप्स, सब इंडिया में बनना चाहिए। और ज़्यादा फॉरेन डिपेंडेंस का मतलब है ज़्यादा नेशनल फेलियर। और उन्होंने बोला जो पोर्ट्स पे बेसिकली वन नेशन वन डॉक्यूमेंट, और जो वन नेशन वन पोर्ट जो है सिस्टम, इससे पेपर वर्क सिंप्लीफाई होगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में है कि मोहनलाल जी को जो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा, जो कि मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ फिल्में करते हैं और हिंदी फिल्में भी करते हैं। तो उनको 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में ये जो है अवार्ड दिया जाएगा। तो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा और जो है प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और इसका नाम जो है, जो पॉपुलरली दादा साहब फाल्के उनके नाम पर रखा गया है, जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहलाते हैं। उन्होंने 1913 में पहली इंडियन फीचर फिल्म जो है राजा हरीश चंद्र बनाई थी। और ये अवार्ड 1969 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है देती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और तो किसे दिया जाता है, ये इंडियन सिनेमा में लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। और ये उनके पूरे कैरियर और इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूशन को रेस्पेक्ट करता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने पीएम मोदी पर जो है 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें वोट थेफ्ट का आरोप लगाया। और उन्होंने कहा कि उनके पास 100% जो है ब्लैक एंड वाइट प्रूफ है, और जल्द ही एक हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो जैसा बड़ा खुलासा करेंगे, जो सब डाउट्स क्लियर कर देगा। और कर्नाटका के जो अलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें वोट चोरी के एलिगेशंस पर सीआईडी इन्वेस्टिगेशन बोला कि चल रही है। और सीआईडी ने कुछ फ़ोन नंबर्स की डिटेल मांगी है जो एलिजिडली वोट चोरी में यूज़ हुए हैं, ऐसा बोलना है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, एमएससी एल्सा शिप जो है, ये 25 मई 2025 को ये केरला के कोस्ट के पास डूब गया था ये शिप। और एक इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म किया गया है कि जो इससे केरला के पास जो कोस्ट है, उसमें मैरीन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया इससे। और क्या हुआ है, वहाँ का जो वाटर क्वालिटी है वो खराब हो गया। वहाँ के जो प्लैंक्टन्स हैं, फिश एग्स हैं, ये लार्वे हैं, वो सब डैमेज हो गए। और एनालिसिस में डेंजरस केमिकल्स जैसे कि नेप्थलीन, फ्लोरीन, एंथ्रासीन और फिनांथ्रीन, ये सब जो है चीज़ें पाई गई हैं। और नेप्थलीन का जो है हाई लेवल जो है बताता है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड कंटेमिनेशन हुआ है काफ़ी ज़्यादा। और जो सेंसिटिव स्पीशीज़ हैं जल्दी ख़त्म हो गई, सिर्फ जो पॉल्यूशन टॉलरेंट वॉर्म्स या जो स्पीशीज़ थी वो बचे। तो ये दिखाता है कि जो अर्जेंटली जो है फ्यूल कंपार्टमेंट्स जो होते हैं, और उनको सील करना और जो लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, कुर्मीज़ ब्लॉक रेलवे रूट्स इन झारखंड डिमांडिंग एसटी स्टेटस।
तो कुर्मी कम्युनिटी जो है लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रेलवे ट्रैक ब्लॉक किया झारखंड में और डिमांड है कि इनको एसटी स्टेटस दिया जाए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया बैक्स रेजोल्यूशन टू लेट पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट एड्रेस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें कि जो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, उनको अलाउ किया जाएगा कि वो वीडियो के थ्रू जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस कर सकें। तो इस रेजोल्यूशन को जो है इंडिया ने सपोर्ट किया है और इससे जो है जो प्रेसिडेंट पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट है उनके प्री रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पे सुनाए जा सकेंगे, क्योंकि बेसिकली जो है पैलेस्टीन का जो प्रेसिडेंट है उनको यूएस ने वीज़ा नहीं दिया वहाँ आने के लिए, इसलिए इनके वीडियोस जो है वो प्ले किए जाएंगे वहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, मेघालय ग्रुप अपोज न्यू डायरेक्टिव ऑन यूरेनियम माइनिंग। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने एक ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया है जो यूरेनियम का जो है माइनिंग, उसके लिए पब्लिक कंसल्टेशन को एग्जेम्प्ट करता है, यानी पब्लिक कंसल्टेशन यूरेनियम माइनिंग के लिए ज़रूरी नहीं होगी वहाँ पे। और जो मेघालय का ये एरिया है बेसिकली दोमिसियात, वहकाजी और उसके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट जो खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट के आसपास हैं, ये भारत के लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व है यहाँ पे मेघालय में। और जो खासी स्टूडेंट यूनियन है उसने इस डिसीजन का स्ट्रॉन्ग अपोज किया है और उनका कहना है कि पब्लिक कंसल्टेशन को स्किप करना एक इंडिजिनस जो पीपल है वहाँ के, उनके राइट्स पर अटैक है और हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के रीजन से वहाँ के लोकल यूरेनियम माइनिंग को रिजेक्ट करते आए हैं वो लोग। और उन्होंने वार्निंग दी कि झारखंड, जादूगुड़ा जैसे रेडियो एक्टिविटी प्रॉब्लम इससे ना हो। मेघालय के लोग जो है अपने लैंड और हेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए रेजिस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, बेसिकली सोनम वांगचुक जी जो है लद्दाख में जो है 2 डिमांड को लेके 35th डे हंगर स्ट्राइक पर हैं और उनकी डिमांड्स क्या है कि लद्दाख को जो है स्टेटहुड दिया जाए और दूसरा जो है 6 शेड्यूल में जो है जो ट्राइबल स्टेटस देता है स्टेट को, लद्दाख को, वो अलाउ किया जाए। तो यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक सिविल सोसाइटी लीडर्स के साथ जो है 6 अक्टूबर को होंगी इस चीज़ पे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बेसिकली बोला है कि जो है कुछ जजेस और जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको अपनी पावर जो है ह्यूमिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करनी चाहिए। और उन्होंने हाईलाइट किया कि कुछ जो ट्राइब्यूनल मेंबर्स हैं और जो जजेस हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑर्डर जो है पास करने से बच रहे हैं। और जजेस और लॉयर्स, उन्होंने बोला कि ये 2 व्हील्स ऑफ गोल्डन चैरियट ऑफ जस्टिस हैं, दोनों को मिल के काम करना चाहिए, जजेस और लॉयर्स को। और तो उन्होंने बेसिकली जुडिशियल पावर के मिसयूज पर कंसर्न रेज किया और एम्फेसाइज किया कि ह्यूमिलिटी और फेयरनेस, कोलैबोरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ज़रूरी है फॉर स्मूथ जस्टिस सिस्टम। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, टूरिज्म मिनिस्ट्री लॉन्चेस नेशनल यंग शेफ कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पे यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने यंग शेफ्स के लिए पहली बार कलिनरी कॉन्टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है नेशनल यंग शेफ कंपटीशन 2025 और ये दिल्ली में जो है वो किया जाएगा ताकि प्रमोट किया जा सके इंडिया की कलिनरी ट्रेडिशंस को और जो कनेक्ट कर सकती हैं एस्पायरिंग शेफ्स को इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, इंटर्नशिप्स के साथ और कैरियर के साथ। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सऊदी पाकिस्तान पैक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के बारे में बात हो रही है। तो सऊदी अरेबिया और जो पाकिस्तान है उन्होंने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है जो उनके डिकेड से चले आ रहा है। कोई इनफॉर्मल जो मिलिट्री कोऑपरेशन दोनों के बीच में पहले भी था, उसको अब ये एक लीगल जो है फ्रेमवर्क देता है। और क्लॉज इनका ये है कि अगर कोई एग्रेशन होता है किसी एक कंट्री पे और अटैक होता है तो वो दोनों पे अटैक या एग्रेशन माना जाएगा, जिसमें कि जॉइंट मिलिट्री कमेटी बनाने की इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है दोनों के बीच कंडक्ट होंगे। और इसराइल ने जो है कतर पर बॉम्बिंग की और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको जो है यूएस सिक्योरिटी का एश्योरेंस जो है जो उन्होंने दिया है उस पर डाउट था, यानी कि जो है पाकिस्तान को जो इससे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और इसके लिए वो अपना जो है न्यूक्लियर जो आर्सेनल है वो सऊदी अरेबिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। और इससे बेसिकली रीजनल इम्पैक्ट क्या होगा कि जो इसराइल का जो सऊदी के साथ नॉर्मलाइजेशन है वो अब डाउटफुल है और
जो गल्फ कंट्रीज हैं वो बेसिकली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने अलायंसेस, यूएस के सिक्योरिटी अलायंसेस पे उनको भरोसा नहीं है। और रिस्क ये है कि पाकिस्तान जो है वो भी गल्फ के कॉन्फ्लिक्ट्स में जो है इन्वॉल्व हो सकता है, और सऊदी अरेबिया को साउथ एशियन इंस्टेबिलिटी जो है फेस करनी पड़ सकती है। और इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है? इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो है रिलेशन है ऑलरेडी हमारा अच्छा, एनर्जी में, ट्रेड में और डायस्पोरा के टर्म्स में। तो यहाँ पे जो है हमारा जो प्रो इज़राइल जो है टिल्ट रहता है, जो वर्सेस सऊदी पाकिस्तान अलायंस, ये एक चैलेंज रहने वाला है। और स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि हमें बैलेंस मेंटेन करना है, कि जो है टाइज़ अच्छे रहें हमारे सऊदी अरेबिया के साथ भी, और हम एंगेज कर पाएँ अदर गल्फ स्टेट के साथ और ईरान के साथ। तो मतलब ये है कि गल्फ पावर जो है यूएस डिपेंडेंस वो है कम कर रहे हैं, और इंडिया को स्ट्रैटेजिक बैलेंस इसके लिए मेंटेन करना होगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इज इट फीजिबल टू ब्लेंड आइसोब्यूटानोल एंड डीजल? तो यहाँ पे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि जो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो बेसिकली डीजल में आइसोब्यूटानोल ब्लेंड करने का जो है स्टडी वो कर रहा है। ब्यूटानोल ही क्यों? क्योंकि एथेनॉल अटेम्प्ट पहले किया गया था इसके साथ ब्लेंड करने का, वो अटेम्प्ट फेल हो गया। और जो आइसोब्यूटानोल है इसका फ्लैश पॉइंट जो है वो हायर है, यानी कि फ्लैश पॉइंट हायर होने का मतलब क्या है कि इसमें जो फायर पकड़ने का रिस्क है वो फायर रिस्क जो है वो कम है। यानी कि अगर लोअर जितना फ्लैश पॉइंट जितना कम होगा उतनी जल्दी आग पकड़ेगा, फ्लैश पॉइंट इसका हायर है मतलब कि फायर का रिस्क कम है। और डीजल के साथ जो इसकी मिसिबिलिटी है यानी मिक्स होने की कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है, और एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी है। तो प्रोडक्शन इसका किस चीज़ से किया जाएगा? प्रोडक्शन बेसिकली जो है शुगर केन जो सिरप है, शुगर केन सिरप, मोलासेस, ग्रेन्स, इससे बनाया जा सकता है। और एग्जिस्टिंग एथेनॉल प्लांट्स में जो है, जो एथेनॉल प्लांट्स हैं उनमें माइनर रेट्रोफिटिंग करके 150 किलोलीटर पर डे और इससे जो है 20 किलोलीटर जो है पर डे आइसोब्यूटानॉल तक बनाया जा सकता है। तो इसमें बताते हैं चैलेंजेस क्या हैं। तो चैलेंजेस इसमें ये रहेंगे कि जो आइसोब्यूटानॉल है उसका जो सेटेन नंबर होता है वो डीजल से लो है, यानी जितना ज़्यादा सेटेन नंबर होगा उतनी जल्दी आग पकड़ेगा, यानी कि डीजल जो है वो जल्दी आग पकड़ेगा, इग्नाइट करेगा इन कंपैरिजन टू आइसोब्यूटानॉल। तो यहाँ पे नॉकिंग का जो है, इंजन नॉकिंग का जो है रिस्क रहेगा, इससे जो है इंजन में नॉकिंग का साउंड आ सकता है। और मिसिबिलिटी इश्यूज बताते हैं। मिसिबिलिटी इश्यूज में जो है बायोडीजल जो एडिटिव्स हैं, बायोडीजल एडिटिव्स उनको यूज़ किया जा सकता है, और जिसके लिए जो है वेजिटेबल ऑयल और कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट, ये सब यूज़ किया जा सकता है, जिससे इसकी जो है मिक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज हो। और मैक्सिमम जो है 10% सजेस्ट कर रहे हैं मिक्स किया जाए। तो बेनिफिट्स इससे क्या होंगे? एक तो जो है एमिशन का रिडक्शन होगा, जो पॉल्यूशन है उसके एमिशन में रिडक्शन होगा। और दूसरा, फ्यूल इंपोर्ट का सब्सिडाइजेशन किया जा सकता है, और यूटिलाइज किया जा सकता है, जो सरप्लस एथेनॉल है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है दूसरी चीज़ों के लिए। तो इंडिया जो है 18 मंथ्स इस चीज़ को पायलट स्टडी करेगा। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री होगा कि जो है आइसो ब्यूटानॉल को ट्राई कर रहा है डीजल के साथ ब्लेंड करने के लिए, अगर सक्सेसफुल हो गया। जो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाई इज इंडिया ऑन यूएस ब्लैकलिस्ट ऑन फेंटेनिल? तो फेंटेनिल क्या है बेसिकली पहले देख लेते हैं। फेंटेनिल एक सिंथेटिक ओपियोइड है, यानी कि जो है ये 50 गुना हीरोइन जो होता है उससे ज़्यादा पावरफुल है, और सिर्फ इसका 2 मिलीग्राम जो है वो लीथल हो सकता है, यानी कि डेथ का कॉज बन सकता है। और इससे जो ब्रेन और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिप्रेशन में डिप्रेस कर सकता है, और ओवरडोज इसका मेन रीज़न रहता है। तो यहाँ पे एक यूएस की मेजर्स लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मेजर्स लिस्ट। तो ये मेजर्स लिस्ट क्या है कि यूएस डिपार्टमेंट हर साल जो है ये बनाता है, जिसमें वो कंट्रीज जो है उनकी लिस्ट होती है जो इलिसिट जो है जो ड्रग्स होते हैं, इलिसिट ड्रग्स या उनका प्रीकर्सर, यानी कि जो केमिकल्स बनाने के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं उनकी वजह से इनका जो मेजर सोर्स होते हैं या ट्रांजिट रूट जो होते हैं वो कंट्रीज की लिस्ट बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो है वो कंट्रीज जो है ड्रग्स कंट्रोल में फेल हुए हैं, बस ड्रग्स या केमिकल्स वहां से आ रहे हैं या फिर ट्रांजिट रूट है उसका, वो कंट्रीज इस लिस्ट में आते हैं। तो प्रॉब्लम क्यों है कि फेनेटिल जो है ये बेसिकली प्लांट से नहीं आता है, लेकिन लैब्स में इसको जो है बनाया जाता है। तो प्रीकर्सर इसमें जो है प्रीकर्सर जैसे कि एनपीपी,
और 4-ANPP लैब्स में इजीली फेनेंटिल बनाया जा सकता है और छोटी क्वांटिटी में ह्यूज अमाउंट जो है ये बन सकता है। तो सप्लाई इसको रेगुलेट करना इसके जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और सप्लाई चेन की बात करें तो इंडिया और चाइना से जो प्रीकर्सर है ये मेक्सिको का कार्टल्स ये फेनेटिल पाउडर यहाँ पे बनाते हैं और पिल्स या मिक्स करके जो है पिल्स के साथ जो है मिक्स करके यूएस स्मगल करते हैं, ऐसा बोलते हैं। और तो फेनेटिल एक सुपर स्ट्रॉन्ग ड्रग है। इंडिया और चाइना से प्रीकर्सर आते हैं ऐसा बोलते हैं और मेक्सिको में पाउडर बनता है और यूएस में स्मगल होता है और यूएस इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मेजर्स लिस्ट बनाया गया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया कैन मीट लोकल नीड्स फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक्सपोर्ट सरप्लस। तो यहाँ पे इंडिया के जो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में है, जो इंडिया का जो है इंडिया बोलते हैं 14 से 33 मिलियन जो है टन्स पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने की इसके पास कैपेसिटी है थ्रू फीड स्टॉक, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल, शुगर केन, बगासी और राइस स्ट्रॉ, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इन सब से। और ये कैपेसिटी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कर सकती है और एक्सपोर्ट के लिए भी एक्सेस बचा सकती है, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं कि बेसिकली इनका टारगेट है कि 2027 तक 1% जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ब्लेंड करें, 2028 तक 2% और 2030 तक ये 3% तक ले जाएं। और इसमें बोला गया है कि अल्कोहल टू जेट्स प्रोसेस को इंडिया के लिए लार्जेस्ट अपॉर्चुनिटी माना गया है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जो है एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल काउंसिल बनाने की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट के और इंडस्ट्री लीडर्स को इंक्लूड करके विजन और स्ट्रेटजी डेवलप करे इस चीज़ के लिए। जो नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रोइंग क्लेमर फॉर पैलेस्टीनियन स्टेट एज इजरायली परस्यूज अटैक ऑन गाजा। तो इजरायली स्ट्राइक्स ने बेसिकली गाजा जो सिटी है उसमें ओवरनाइट कम से कम 14 लोगों को मार दिया और जैसे ही इजराइल अपना ऑफेंसिव तेज कर रहा है, पैलेस्टीनियंस जो है वो शहर छोड़ने के लिए कह रहे हैं, पैलेस्टीनियंस को शहर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और पिछले 13 मंथ्स में जो है इजरायली बम्बार्डमेंट में लगभग 65,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और 90% जो लोग हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं और गाजा में सीवियर फेमाइन जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो कंट्रीज जैसे कि पोर्टुगल हो गए और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज जो है जैसे कि फ्रांस हो गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में के दौरान जो है पैलेस्टीन को स्टेट को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। और इसराइल का कहना है कि उनका एम है कि जो हमास का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करना है और यूनिसेफ से जो एड आती है, फूड ट्रक्स आते हैं, वो भी लूट लिए गए। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा भी। थैंक यू और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।